देश का नौजवान, देश का दलित, देश के फिलासफर, देश के डॉक्टर, देश का इंजीनियर, देश का उद्योगपति, देश का एमपी, देश का एमएलए, देश का एमएलसी, देश का राज्यसभा, देश का यहां तक कि राष्ट्रपति तक ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार हो गई तो संघीय ढांचा संविधान का खत्म हो गया था, केवल मोदी सरकार। तो अब की बार जब मोदी सरकार, तो सवाल पूछने का कहां से आपको अधिकार है? सवाल पूछने का तो पहला ही आपने खत्म कर दिया है। अब की बार मोदी सरकार था, तो मोदी सरकार है, मोदी राजा है, प्रधानमंत्री नहीं है। जहां का किसान एक बिल पर 13 महीना आमरण अनशन पर हो, 750 लोगों की शहादत। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल ग्राउंड भारत न्यूज। अभी हम मौके पे मौजूद हैं नखलऊ में, और नखलऊ की ये बहुत ही चर्चित जगह है दारुल सपा। किसी भी राजनीतिक विषय में या किसी पे भी अगर आपको चर्चा करनी है तो आ जाइए दारुल सपा, बात चर्चा करते हैं। पहले हमारे साथ मौजूद है यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। यादव जी, क्या लग रहा है अगर किसी चैनल पे कोई राजनेता की अगर बुराई कर देगा तो वो नेता चैनल का बहिष्कार कर देंगे? देखिए, जो सही बुराई होगी तो उसको तो आत्मसात करना चाहिए, नेता को आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि क्या है सही है क्या गलत है। लेकिन तमाम चैनल और कुछ अखबार जिनका नाम लिए थे अखिलेश यादव जी, तो उन्हें लगा कि वो सरकार की केवल बड़ाई में परेशान है, जनता की समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं। जनता की समस्याओं को वो अखबार में छापते हैं और केवल सरकार की बड़ाई में ही वो सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने बोला कि ये अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए और ये चैनल देखना बंद कर दीजिए। अगर सरकार का केवल प्रशंसा ही करना है, और जबकि चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि जनता के परेशानियों को उजागर करिए, गरीबी बेबसी लाचारी को भी उजागर करिए, चिकित्सा शिक्षा पे भी जो सरकार ने योजना चलाई उसको भी आप बताइए जनता को कि सरकार ने ये व्यवस्था दे रखी है। लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं, वो अखबार हो और चाहे चैनल हो। तो अखिलेश यादव जी ने सोच विचार करिए बोला होगा कि फला चैनल और फला अखबार को पढ़ना बंद कर दीजिए। तो अपने लोगों को तो आदमी सलाह देगा ही। अब वो जनता अब निर्णय लेगी कि हाँ उस अखबार को खरीदती है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, उस चैनल को देखती है कि नहीं देखती है। उन्होंने एक सलाह दिया कि भाई ये अखबार या ये समाचार पत्र पिछड़ों और दलितों अल्पसंख्यकों की बात को सही ढंग से नहीं दिखा रहा है, केवल सरकार का जो है प्रशंसा कर रहा है, सरकार की तारीफ में परेशान है। तो अखिलेश यादव जी ने सही बोला है कि जो अखबार है वो भी निष्पक्ष होके अगर समाचार छापते हैं तब किसी को कहने का अधिकार नहीं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सदस्य मतलब नेता हैं इंडिया गठबंधन के, तो क्योंकि इंडिया गठबंधन से कई पार्टी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश यादव ओनली सपा वालों को ही कहा हो कि इंडिया गठबंधन के भी जितने लोग बाग हैं वो भी उस पर चिंतन कर सकते हैं कि हमें भी शायद ये नहीं खरीदना चाहिए। तो क्या लग रहा है नखलऊ में इसका कुछ असर पड़ा है या नहीं? अभी 2 दिन हो गए। अभी तो अखबार वाले समझेंगे कि उनकी बिक्री कम हुई कि नहीं हुई, या चैनल वाले देखेंगे कि हमारे दर्शक कम हुए कि नहीं हुए। अखिलेश यादव जी जो बोले हैं तो वो पीडीए के लिए बोले हैं, पिछड़ा दलित और जो अगड़े में भी गरीब है उनके लिए बोले हैं कि आपकी बात को ये अखबार नहीं छापता है, आपकी परेशानियों को नहीं दिखाता है। सबसे ज्यादा अखबारों की जिम्मेदारी है, चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जो जी रहे हैं उनकी बात को भी ला के रखे, केवल प्रशंसा में न रहे। चूंकि ये लोग एडवर्टीजमेंट का पैसा पाते हैं, बड़े अखबार हो या बड़े चैनल हो, अब वो केवल सरकार का ही बड़ाई में परेशान रहते हैं। और एक तो जो सरकार है अब लोकतंत्र जैसे मरता जा रहा है, मरने के कगार पे है। नहीं तो अखबार वाले जो बात होती थी उसको छापते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों डरने लगे हैं। क्या बात है कि ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, इसमें तो जनता की आवाज प्रमुखता से उठानी चाहिए, सरकारों के सामने रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के या माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख में आंख डालकर सवाल करना चाहिए कि आप जनता के लिए कौन सी योजना लाए, जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए कौन सा योजना लाए और जनता को उसका कितना फायदा पहुंचा। तब न जनता मानेगी कि हाँ ये अखबार निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। और जब केवल बखान करेगी सरकार का, गलत नीतियों के सरकार का, तो जनता में आक्रोश पैदा होगा। तो अखिलेश यादव जी पहले बोल दिए, जनता तो जान ही रही है कि कौन अखबार किस तरह की बात जो कर रहा है, कि सरकार का केवल प्रशंसा कर रहा है, जनता की आवाज को प्रमुखता नहीं दे रहा है। तो अखिलेश यादव बोले तो अब जनता को समझना है। और जो इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन के लोग अपना विचार करेंगे तो उस पर निर्णय लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अखबारों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बात करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अखबारों को और आपके चैनलों की जिम्मेदारी आपको क्या लगता है? कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात करनी चाहिए। आप ये बताइए, जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही हो, 5 किलो राशन में जी रही हो, उस देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? कैसे विश्वास करेगी कि 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है? और जिस देश में भ्रष्टाचार जन जन तक पहुंच रहा है, आप बताइए कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस देश में कैसे विकसित भारत होगा? जिस देश में एमएलए और एमपी भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उस देश में कैसे उन्नति होगी? आप बताइए। ये लोग आए थे ना, कहते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या हुआ? जनता को कुछ मिला? नौकरियां मिली? 2 करोड़ लोगों के दिए होते 10 करोड़ लोग रोजगार पा गए। सरकारी नौकरी ही रोजगार है भाई। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या आप अपना खुद का रोजगार खोलिए, मालिक बनिए किसी के। कहाँ से बनेंगे? आप ठेला खोमचा लगाएंगे, एमएससी पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक एमटेक करके, डी फार्मा बी फार्मा या फार्मा करके, एमएससी पीएचडी करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके, बीएड बीटीसी करके, और उसके बाद इतनी माता पिता अभिभावक फीस जमा करते हैं, और आप कह रहे हो कि पकौड़ा तलो और मूंगफली बेचो और जो है सब्जी के जो है ठेला लगाओ, ये रोजगार हुआ? तो ये रोजगार करना था तो हम 5 पास 8 पास करके रोजगार करते। आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है और अच्छी खासी फीस सरकार ले रही है, उसके बाद रोजगार नहीं देगी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे विकसित भारत होगा कि जिस देश में एमएससी पीएचडी डिलीट करके सब्जी का ठेला लगाएगा और अंडा का ठेला लगाएगा और जो है मूंगफली बेचेगा, तो ऐसे विकसित भारत होगा? और आपके देश के क्यों पढ़े लिखे लोग विदेशों में गए? आप बता दीजिए ना। एक तरफ तो आप चांद पे जाने की बात करते हैं, वैज्ञानिक युग की बात करते हैं, एक तरफ पाखंड की बात करते हैं कि जिस देश में हाथरस जैसा कांड हो जाए कि एक बाबा बना और प्रवचन दिया और वहां उसके चरण रज लेने के लिए 121 लोगों की जान चली जाती है, उस देश को आप विकसित राष्ट्र बनाने की बात करती? जिस देश में गांव-गांव में ओझा सोखा बने हैं, तो ना टोटका की बात कर रहे हैं, और नजर और बसीकरण मंत्र और कौन सा मुठ्ठीकरण मंत्र चल रहा हो, वो देश जो है विकसित भारत की बात कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए कि ये क्या हो रहा। पहले तो यहाँ से पाखंड दूर करिए। की आस्था जनता की आस्था है, जिसकी जहाँ आस्था जुड़ी है वो वहां जा रहा है। आस्था से अगर देश विकसित हो जाता तो अब तक हमारे यहाँ पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता थे और पता नहीं कितने लोग थे, तो अब तक तो ये पूरे विश्व में इस देश का जो है बढ़िया से प्रचार प्रसार होता, बड़ा सम्मान होता। जिस देश के लोगों को अमेरिका ने पैरों में बेड़ी लगा के, हाथों में हथकड़ी लगा के भेजा, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं और हमारा विश्व में डंका बज रहा है। क्या यही डंका बज रहा है? ये खाक डंका बज रहा है, केवल आपका मुंह बजाता है कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अरे अन्य देशों को देखिए कि वो अमेरिका को कहे कि हमारे देश के लोगों को सम्मान भेजिए, वो अपना हवाई जहाज भेजे, उसमें वो लोग सम्मान आए। उनके यहाँ हथकड़ी नहीं लगी, बेड़ी नहीं लगी। आपके देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लिए हुए हैं, कहते हैं 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है। और आपके देश के नौजवानों को, आपके देश के भारतीयों को वो लोग बेड़ी लगा के और हथकड़ी लगा के भेजे। ये इस पे भी विचार करना होगा, कैसे आप डंका बजा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, जनता से जो वादा किए थे उसको पूरा करना चाहिए। जनता से वादा करके अगर मुकरे हैं तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। जनता से जो वादा किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। आप साधारण आदमी नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका वादा अगर जो है इस तरह से वादा खिलाफी हो रहा है तो इसके मतलब आप जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, समझे आप, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। भोली भाली जनता का वोट आप ले लिया, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। उसके बाद आप कहे थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा और आपने भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिया। आपने अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, उन्हें गले में लगा लिए। जब आपके पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार है, इन भ्रष्टाचारियों को क्यों गले लगा रहे हैं? तो आपके कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी और ये मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, और ये लखनऊ शहर में रोज अपराध घट रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है?
मैं कहता हूँ कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, किसी थाने पे नहीं गए, न किसी तहसील में गए, न किसी गरीब के भेष में गए, न किसी किसान के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल मुंह से बोलने से काम नहीं होगा। अब जनता जान गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात को अधिकारी और कर्मचारी आपके कतई सुनने को तैयार नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। जय हिंद। राय साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। राय साहब, क्या लग रहा है, जैसे यादव जी बता रहे हैं अभी कि जो सरकार ने वादा किया था वो नहीं निभाया। सरकार ने वादा किया था किसानों से कि हम आपको किसान सम्मान निधि देंगे, सरकार दे रही है। महिलाओं से वादा किया था कि हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, घर घर उज्ज्वला योजना पहुंचा दी, बिजली घर घर पहुंचा दी। और सरकार क्या वादे करे, और कोई नेता की अगर बुराई किसी चैनल पे बैठ के अगर कोई कर देता है तो वो नेता उसका बहिष्कार कर देंगे। नहीं, बहुत आपने उन्होंने उनसे आपने जो सवाल किया, लालजीत यादव जी ने अपना पक्ष रखा। उनका जो है, उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित है उसमें जो है व्यापक भ्रष्टाचार है, और निगरानी के नाम पर जो है अंधी नगरी अचौपट राजा, उसका कोई निगरानी का जिम्मेवार नहीं है। जो चाहता है, जो जिस रेट को चाहता है, जो जिस तरह चाहता है, उसको जो है वो व्यक्ति स्वयं अपने आप में सरकार है, वो स्वयं अपने आप में सिस्टम है, वो स्वयं अपने आप में सब कुछ है। सरकार का वहां कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, महंगाई बढ़ गई, चाय 10 रुपया था, चाय 20 रुपया हो गया। अगर चाय वाले से हम सवाल करते हैं कि साहब तूने चाय का दाम क्यों बढ़ा दिया, तो उसने कहा कि साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भाई दूध का दाम बढ़ गया, चाय का दाम बढ़ गया, शक्कर का दाम बढ़ गया। भाई कितना शक्कर का दाम बढ़ गया, तो कहा कि साहब 50 रुपया बढ़ गया। 50 रुपया अगर एक कुंतल 100 kg चीनी पर अगर 50 रुपया सरकार ने बढ़ा दिया, तो एक कप चाय पर बढ़ गया 10 रुपया। अब आप कहेंगे कि साहब 10 रुपया, तो हाँ महंगाई नहीं है, शक्कर का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया, पानी का दाम बढ़ गया, लेबर का दाम बढ़ गया। तो हम सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार जिस भी वस्तु पर दाम बढ़ाती है उसका रिटेल प्राइस उसके दुकान पर लगवा देना चाहिए कि मैंने शक्कर पर 50 रुपया बढ़ाया है, तो आप 10 रुपए पर जो चाय बेच रहे हैं आप 50 पैसा बढ़ाइए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने 50 रुपया बढ़वा करके 10 रुपया की खुली छूट दुकानदारों को लूटने के लिए दे दिया। अब उनका जो सवाल है, उन्होंने सही कहा, चूंकि उन्होंने सीधा अपना यात्रा शुरू की। अब आप समझिए, फीस शिक्षा की बढ़ गई, कॉलेजों की बढ़ गई। हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो और डिग्रियों की मैं बात नहीं करता। आप जानते हैं कि जो डिग्रियों का हाल है कि जो डिग्री हम 2000 रुपया में लेते थे, आज वो डिग्री 20 लाख रुपया में बिक रही है। एमबीबीएस तो 50 लाख से ऊपर का सौदा हो गया। आप इसको, आप भी एंकर है तो आप जानते होंगे, आप लोग घूम रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि जिस सरकार के पास आंख न हो, जिस सरकार के पास कान न हो, जिस सरकार के पास पैर न हो, तो इसे तो अच्छा है कि ये मैखाना खाली रह जाए। लेकिन हम सरकार को दोषी नहीं मानते, उसके कारण है सरकार ने कहा कि साहब अब की बार मोदी सरकार, 52 से लेकर के आज तक अब की बार कांग्रेस सरकार देश में नारा नहीं लगा। इस देश में नारा 77 में परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी का भी नारा नहीं लगा।
89 में राजा वीपी सिंह की सरकार बनी, उनका भी नारा नहीं लगा। अटल जी ने सरकार बनाया, उनका भी नारा नहीं लगा। लेकिन 2014 में पहली बार नारा लगा कि अब की बार मोदी सरकार। देश का नौजवान, देश का दलित, देश के फिलासफर, देश के डॉक्टर, देश का इंजीनियर, देश का उद्योगपति, देश का एमपी, देश का एमएलए, देश का एमएलसी, देश का राज्यसभा, देश का यहां तक कि राष्ट्रपति तक ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार हो गई तो संघीय ढांचा संविधान का खत्म हो गया साहब। केवल मोदी सरकार, यानी 2014 में आपने राजतंत्र का स्थापना कर दिया था। तो अब की बार जब मोदी सरकार, तो सवाल पूछने का कहां से आपको अधिकार है? सवाल पूछने का तो पहला ही आपने खत्म कर दिया है। अब की बार मोदी सरकार था, तो मोदी सरकार है, मोदी राजा है, प्रधानमंत्री नहीं है। और उसे सरकार, अगर जो सरकार होती तो विश्व का आप लोकतंत्र का मूल्यांकन कर लीजिए। एक देश का नाम बताइए जहां का किसान एक बिल पर 13 महीना आमरण अनशन पर हो, 750 लोगों की शहादत। कोई बात नहीं, गुस्सा हो मेरा साहब, कोई बात नहीं। बोलिए। शहादत दे दिया हो। प्रधानमंत्री आता है, अपने विफलता पर कहता है कि बड़े व्यथा भाव से हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई। कब? जब 750 भारत की गोते शहीद हो गई, तो प्रधानमंत्री के दिल में दया आई किसानों के प्रति, उनके भूखमरी के प्रति, उनके मुख्य धारा से हटने के प्रति, संविधान को छेड़ने के प्रति। और कहा प्रधानमंत्री ने कि व्यथा दुख की बात है, आपके जाने अनजाने में हम बिल, गलती जो हुई है उसका प्रायश्चित के रूप में मैं बिल वापस लेता हूं। लेकिन रिटर्न नहीं दिया, आज तक रिटर्न नहीं है किसी के पास। तो जब भैया देश के सारे लोगों ने जब प्रधानमंत्री पर मुहर लगा दिया, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर सवाल पूछने का अधिकार भी भारत ने खो दिया है। अब ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं, मैं मोदी सरकार के, मोदी कार्यकाल खंड के विपरीत मैं पूछ रहा हूं। देश ने हमको सवाल पूछने का मोदी से अधिकार बंद कर दिया है, सवाल मांगने का अधिकार बंद कर दिया है, संविधान पर चर्चा करने के लिए अधिकार खो दिए हैं हम लोग। अब तो दलित की बात होती है, बैकवर्ड की बात होती है, माइनॉरिटी की बात होती है, समाज के दबे कुचले लोगों की बात होती है। तो मोदी जी के साथ अन्याय है। ये चूंकि देश ने कहा कि आपको मोदी से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं, अब केवल मोदी और मोदी रहेंगे, दूसरा कोई धारा नहीं देश में बचेगी। तो ये मामला है। कहने का मेरा मतलब कि आपका डिबेट बहुत अच्छा है, मैं आपके डिबेट पर आप जैसा एक मेधावी एंकर के रूप में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक बात जहां अलविदा होने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल पूछना, सवाल को रखना, सवाल को समझना, सवाल के पीछे व्यापक उसके भावनाओं का एनालिसिस करना, ये तीन पैरा है। आप तीन पैरा में जो संविधान का संघीय ढांचा है, उसके साथ भाजपा आज 13 साल से खेल रही है। मैं उसके लिए ये सरकार से सवाल जारी रखूंगा, अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। जय हिंद। शर्मा जी, अरे यार कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उनको गलत फहमी हुई कि मैं कोई और हूँ, मैं उनका ही अपना था, बस इतनी बात कह के खत्म करता हूँ। चलिए शर्मा जी, अभी जैसे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि न्यूज़ 24 को देखना बंद कर दीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। क्या कोई नेता किसी नेता की बुराई कर देगा किसी चैनल पे बैठ के, तो वो चैनल बैन करवा देगा, बहिष्कार करा देंगे उसका? नहीं, मैंने तो ये सुना था कि दैनिक जागरण पे बात आई है, न्यूज़ 24 पे भी है। न्यूज़ 24 पे तो आप अगर संदीप चौधरी की बात करेंगे तो वो एक ऐसा सशक्त रिपोर्टर है, वो उसको क्या एंकर है। उसके मुकाबले में
बहुत कम न्यूज चैनल में ऐसे एंकर होते हैं जो अपनी बात को बिना डरे किसी सरकार से, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी की सरकार हो, बिना डरे अपनी बात को कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पे ये समझिए कि ये घपला है, कुछ तो घपला है। मैं बताता हूँ। अभी एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो चैनल का नाम ये लेके आया कि दैनिक जागरण को बंद करने की बात है। आप कह रहे हो कि न्यूज 24 की बात है। हालांकि न्यूज 24 में, सॉरी मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर दूं, न्यूज 24 में अब संदीप चौधरी नहीं है, कोई और है। उनकी जगह गर्मा सिंह जी आती हैं और वो भी उसी सिद्धांत पे, उसी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ उठा के आवाज उठाती है। मैं आज, चाहे वो न्यूज 24 हो या एबीपी न्यूज हो, जिसमें संदीप चौधरी आते हैं, ऐसे लोग जब तक इस धरती पर जिंदा है, न्यूज चैनल जिंदा है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। मगर कहीं ना कहीं बात आई थी दैनिक जागरण से लेकर अब आपके चैनल तक आ गई है। कोई बात नहीं है, आपने सवाल उठाया कि इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं एक कहना चाहता हूँ, विरोध हो वो हर चैनल का जो गोदी मीडिया हो, वो हर न्यूज़पेपर का जो गोदी मीडिया हो, मगर कम से कम न्यूज 24 की गर्मा सिंह को छोड़ दीजिएगा और एबीपी के संदीप चौधरी को छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही ना जाने एक दो नाम और होंगे जो मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, उन्हें न्यूज चैनल में और पत्र में, न्यूज़पेपर में आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं संदीप चौधरी अगर आज कहीं कोई अपमानित करेगा तो ये समझिए कि वो मेरा अपमान हुआ। गर्मा सिंह जी का कोई अपमान करेगा तो समझिए कि वो मेरा अपमान हुआ, उन दोनों का नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोग न्यूज चैनल को बरकरार रखे हुए हैं। मगर सवाल अब आपका ये है, अखबार पे भी बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन हुए हैं बोले हुए, लखनऊ में असर पड़ा है दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण हो या गोदी मीडिया वीडियो चैनल हो, मैं उन सभी चैनल का विरोध करता हूं जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते। सीधी सी फंडा है ये। मैं किसी एक, आपको अब वही बात आ गई ना कि न्यूज 24 में गर्मा सिंह जी हैं और एबीपी में, जो कि न्यूज 24 से गए हुए संदीप चौधरी जी हैं, उन वो अपने जमीर से समझौता नहीं करते, चाहे चैनल से समझौता कर लें, और वो दूसरे चैनल पे गए संदीप चौधरी जी एबीपी में। मगर उन पर इल्जाम उठाना, इसका मतलब है कि आप ईश्वर पे इल्जाम उठा रहे हो, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो देश हित में बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।